नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश नवदुर्गा सूरत की। आज हमारी खास पेशकश में आज हमारे मेहमान हैं डीसीपी पन्नाबेन मोमाया। मैं इनके लिए यही कहूंगा कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है, रचना क्या करूं उसकी दो चार शब्दों में, वो तो खुद ही रचनाकार है संसार की। जी पन्नाबेन, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के। जी, क्या कहोगे संघर्ष से शिखर तक के सफर में, कैसा रहा आपका ये सफर, क्या कहोगे उसको? जी। बचपन से ही मैं स्काउट गाइड में थी। जब स्कूल में थी तब 5th स्टैंडर्ड में मैं स्काउट एंड गाइड्स में एनरोल हुई थी और स्कूल के समय पे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। और उस टाइम पे मुझे स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड लिया, गवर्नर्स अवार्ड भी लिया मैंने। और साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स में भी थी, एथलेटिक्स में थी। और गुजरात स्टेट को मैंने 17 टाइम्स नेशनल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी में मेरा हाई जंप का रिकॉर्ड है। और स्पोर्ट्स में और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और स्काउट गाइड में रहने की वजह से मुझे यही उम्मीद थी बचपन से कि मैं एक यूनिफॉर्म वाली सर्विस ज्वाइन करूँगी। और जब फर्स्ट टाइम गुजरात पुलिस में महिला के लिए पीएसआई की वैकेंसी आई तब मैंने उसमें अप्लाई किया और मैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुई और मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर की। उसके बाद मैं 4 साल तक पीएसआई तक तरह के मैंने अपनी फ़र्ज अदा की। उस दौरान जीपीएससी की एग्ज़ाम आई और मैंने जीपीएससी की एग्ज़ाम दी और वो एग्ज़ाम क्लियर करके मैं मामलतदार हुई। और मामलतदार के अपॉइंटमेंट के बाद मैं 7 साल तक मैंने मामलतदारशिप की। और उसके बाद मैं वापस जीपीएससी की एग्ज़ाम जब आई तब मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशंस की मैंने 2011 में एग्ज़ाम क्लियर की और डायरेक्ट डीवाईएसपी के तौर पे मैं अपॉइंट हुई। तब से लेकर अभी तक मैं अलग अलग गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपनी पोस्टिंग हुई है और मैंने अपनी फ़र्ज अदा की है, जैसे कि भावनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद सिटी और अभी सूरत में मैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 4 हूँ। जी, क्या कहो, क्योंकि आप व्यापारी के ना एक व्यवसायी परिवार से आते हो, वहाँ पर बहुत से लोग व्यापार करते हैं क्योंकि जैन है, और उसके बीच में ये पुलिस का पूरा सब पुलिस में आपने पीएसआई से लेके आज जीपीएससी डीसीपी। हाँ, तो कैसे सोचा कि मुझे खाकी पसंद? हाँ, जैसे मैंने बोला कि स्कूल टाइम से ही मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज का ज़्यादा अट्रैक्शन था और उसमें मेरे को जाने की मैंने मन बना लिया था। और फिर मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत सहकार रहा। जैसे हमारे में कोई सर्विस नहीं करता और पुलिस की सर्विस तो बहुत कम, कोई नहीं है गुजरात में। मेरे पेरेंट्स, खास करके मेरे पापा और मेरे मम्मी दोनों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। और आज मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं ये मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। जी, क्या कहोगे मैडम, आज महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे? जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए सशक्तिकरण के लिए। जो प्राचीन समय में महिला की जो स्टेटस थी समाज में वो बहुत ऊंची थी। अपाला, मैत्री, गार्गी, उन सब ने तो ऋग्वेद की ऋचा का भी ऋचा बनाई थी उन्होंने और समाज में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा था। लेकिन फिर बीच में जो बाहर के देश के आक्रमण हुए तब से जो स्टेटस था महिला का वो डाउन होता गया। और फिर आज़ादी की जो हमने मुहिम शुरू की उस टाइम पे महिला शिक्षण यानी कि कन्या केळवणी और उन सब की भी बातें शुरू हुई। और तब से लेके हम जानते हैं कि आज से 100-150 साल पहले महिला को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसी जो सोच थी वो सोच से हम बाहर निकल के आज सारी माताएं अपनी बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए दौड़ा भाग करती हैं। अपनी बेटी कैसे आगे बढ़े, कैसे क्लासेस में जाए, स्कूल में जाए, कहाँ कौन सी ऑफिसर बने, उसके लिए सारी माताएं भी मेहनत करती हैं। और ऐसा वो जो हम देख रहे हैं समाज में पूरा बदलाव 150 साल पहले का और अभी का, वो एक सिर्फ सरकार की नहीं लेकिन पूरे समाज जो चाहता है कि बेटियां आगे बढ़ें उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं आज। साथों साथ अभी सरकार ने सारी सरकारी नौकरियां यानी गुजरात में जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें 33% रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सब जॉब में महिला 33% रिजर्वेशन है। और लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है सरकार ने। तो महिला अगर सोचे कि मुझे कोई भी जॉब करनी है तो वो अपनी मेरिट्स पे एग्ज़ाम देके वो अपनी मेरिट्स पे कोई भी जॉब कर सकती है। जी मैडम, बीच में ये कहूँगा कि आज युवा पीढ़ी, क्योंकि आज महिलाएं हैं, बहुत से लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी जीपीएससी क्लियर करके कुछ अच्छा पद पाएँ। आज यूपीएससी के
पहले एग्जाम 4-4, 5-5 साल बाद में आते थे, लेकिन अब हर साल यूपीएससी हो या जीपीएससी हो या पीएसआई, अन्य कई भर्तियां इस प्रकार की आती है, और उसमें महिलाएं आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा यदि लेवें तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जी। आप देख रहे होंगे कि 10th 12th में भी अभी महिला टॉप कर रही है सब जगह पे। तो महिला अगर यूपीएससी जीपीएससी के लिए भी तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसमें भी टॉप करेंगी और क्लियर कर पाएंगी। सिर्फ उनको आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है, तो वो अगर वो आत्मविश्वास बढ़ा ले अपना और पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करेंगे तो ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं है। मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता ही है, और हर साल अब तो जीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स ली जाती है। तो अगर एक बार रिजल्ट नहीं आता या एक बार हमारा मेरिट कम आता है तो दूसरे ट्राई में भी हम आगे आकर मेरिट में जो सर्विसेज हम ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमको जो कैडर चाहिए वो हमको कैडर मिल सकती है। जी। नवरात्रि के इस महापर्व पर क्या संदेश देना चाहोगे? और सरकारी जो आज गुजरात पुलिस की जो महिलाओं के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो आज सरकार श्री ने जो नई योजनाएं बनाई है, नए कानून बनाए, उसको लेकर क्या कहोगे और क्या संदेश देना? नवरात्रि के लिए तो मैं विशेष यही कहूँगी कि कुछ भी अगर महिला को कोई भी प्रॉब्लम, नवरात्रि के नहीं लेकिन कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत 100 नंबर डायल करना है। डायल 100 जो हम बोलते हैं वो, तो तुरंत ही आपके पास PCR 1 आ जाएगी। जो पुलिस वैन के ऊपर PCR लिखा होता है वो आपके पास 5 या 7 मिनट में पहुंच जाएगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप उसको बताएंगे तो वो आपको वहीं पे आपको कानूनी मदद करेगी, या तो फिर आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएगी और वहाँ पे आपकी FIR जो भी आपको करना है वो वहाँ पे करवा देगी। दूसरा है कि अभयम महिला हेल्पलाइन जो है 181, उसको भी आप डायल कर सकते हैं, और उसमें एक महिला काउंसलर रहती है और जो दूसरे जो लेडी कंपोनेंट है जो वो भी महिला कांस्टेबल ही रहती है, और वो आपके पास आएंगी और आपको जो भी काउंसलिंग करना है तो उसमें भी एक महिला से आप बात कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोकल पुलिस स्टेशन में जाऊं, इससे अच्छा तो मैं महिला पुलिस स्टेशन में जाऊं, तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स और जो कर्मचारी हैं सारे महिला ही हैं, तो आप अपनी बात बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं और सामने जो महिला है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ सकती है। इसके अलावा शी टीम है जो हर शाम को भीड़ भाड़ वाली जगह पे, मंदिर में, हर जगह पे पेट्रोलिंग, वो शी टीम में सारी महिलाएं होती हैं और वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करती हैं। जहाँ पे महिलाओं की चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग या तो फिर छेड़ती की हमें ज़्यादा शक्यता लगती है, वहाँ वो लोग पेट्रोलिंग करती हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप उनका संपर्क करें, आपके आसपास ही आपको दिखाई देगी वो महिलाएं, तो आप उनका तुरंत संपर्क करें और आपको तुरंत ही पुलिस की मदद मिल जाएगी। नवरात्रि के बारे में बात बताएं तो आप अगर कहीं जा रही हैं बाहर गरबा करने के लिए तो घर पे बता के जाएं कि मैं इस जगह पे गरबा करने के लिए जा रही हूँ और ये मेरी ये फ्रेंड के साथ में जा रही हूँ, तो घर पे पता होना चाहिए। सेकेंडली, आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ अगर कोई अननोन व्यक्ति आपको कुछ खाने की चीज़ें या तो फिर पीने का कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऑफर करता है तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप वो आदमी को नहीं जानते हैं। तो ये हम थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो एक बड़े जो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है उससे हम बच सकते हैं। कोविड की गाइडलाइन का हमको 100% फॉलो करना है, और हमेशा के लिए जब भी आप रास्ते से आना चाहते हैं, व्हीकल से आते हैं या तो फिर कहीं लेट आउट ऑफ स्टेशन गए फिर वापस आ रहे हैं, तो भी आप मेन रोड से ही आना जाना पसंद करें, अंदर की गली के रोड से नहीं है। सूरत सिटी में बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं और आप अगर मेन रोड से ट्रैवल करते हैं तो तुरंत ही पुलिस को भी उसको डिटेक्शन में पता चलेगा कि आपके साथ कुछ भी अन्याय हुआ या कुछ भी हुआ है, तो उसमें हमको भी पुलिस को एविडेंस के लिए भी बहुत एविडेंस मिल जाता है और आपको भी हम तुरंत ही सहाय कर सकते हैं। जो चीज़ें आज महिलाओं के लिए होनी चाहिए वो अभी नहीं है, जिससे महिलाएं और ज़्यादा सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कहोगे उसको, आपकी क्या? वैसे अभी तो हम जैसे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें इक्वालिटी के लिए भी एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल में बताया गया है कि सर्विसेज के लिए आर्टिकल 16 कि जो सर्विसेज एक एग्ज़ाम देके जो मेल पास कर सकता है वही महिला एग्ज़ाम देके पास करके वो पोस्ट पे आ सकती है, और सरकार ने 33% रिजर्वेशन भी रखा हुआ है। तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में कोई सर्विसेज ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कोई महिला अपनी मेरिट पे एग्ज़ाम देके अगर मेरिट में आ रही है, पास हो रही है, तो फिर वो जॉब उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत लगती है कि महिला को यहाँ विशेष प्रोटेक्शन की ज़रूरत है,
वहाँ पे अलग अलग सारे महिलाओं के लिए अलग अलग कायदे भी बनाए गए हैं। जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन वाला जो है कि इक्वल पे रेम्यूनरेशन वाला एक्ट है। फिर जब छोटी बच्ची पैदा होती है और सोनोग्राफी करके पता चलता है कि ये बेटी है तो फिर अबॉर्शन करवा देते हैं गलत तरीके से, तो उस टाइम पे पीसीएन पीएनईटी एक्ट है कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के साथ ही एक्ट बनाया गया है। बाद में जो हम बाल विवाह की बात करते हैं, बाल विवाह और सती प्रथा, ये जो एक्ट थे वो हमारी आज़ादी के पहले के राजा राम मोहन रॉय ने जो अपनी मुहिम चलाई थी उस टाइम पे ये 2 एक्ट एनेक्ट हुए थे। और वो ये 2 एक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं ये माइलस्टोन है महिला सशक्तिकरण के बारे में। ये 2 एक्ट अभी भी ये जो एक्ट हैं उसकी भी हम बात कर सकते हैं। दहेज प्रथा जो है उसको अबॉलिश करने के लिए भी एक्ट बनाया गया है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी नया एक्ट बना हुआ है अभी। अगर हम बात करें कि बेटी पढ़ लिख कर कहीं ऑफिस में जॉब करती है तो वहाँ पे अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए भी 2013 में नया एक्ट बनाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से हर बात के लिए अलग अलग हमने एक्ट बनाए हैं महिलाओं के लिए। पॉक्सो का एक्ट है, फिर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन का एक्ट है। बहुत सारे एक्ट हैं जो हम बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए ही और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ही बनाए गए हैं। तो माता पिता को मैं यही बोलूँगी कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाएं और कोई चिंता नहीं करें। और अगर कुछ अघटित होता है या उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो तुरंत पुलिस का संपर्क करें और एफआईआर करने के लिए भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि बेटी है अगर हम कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारी बेटी का नाम बदनाम होगा, तो ऐसा सोचकर बैठे नहीं रहना है। क्योंकि आप जब आओगे तब आपका नाम भी हम कहीं डिक्लेयर नहीं करेंगे, बेटी का नाम भी कहीं पे बाहर नहीं आएगा, पर आपको आपकी बेटी के लिए, बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आपको ज़रूर से आगे आना चाहिए और एफआईआर दाखिल करवानी चाहिए और बेटी के न्याय के लिए हम आपके साथ हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डीसीपी पन्ना बेन मोमैया